हाय एवरीवन। सो एग्ज़ाम हो गया असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। बहुत मन से ये एग्ज़ाम चल रहा था, इसका प्रिलिमिनरी हुआ, मेंस हुआ, अब इसका और इस एग्ज़ाम का अब हम आज एनालिसिस करेंगे। वी एज टीचर्स आर वेरी रिलीव्ड टुडे। एग्ज़ाम के बारे में मैं और प्रियंका मैम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सो प्रियंका मैम वेलकम एंड वी बोथ विल टेल स्टूडेंट्स हाउ इज द एग्ज़ाम. Your smile on your face tells the kind of exam paper it was today. As the mentor we are happy, we smile when the paper is as on the expected lines. देखो पिछले कुछ मंथ से जब से मेंस की तैयारी चल रही थी फ्रेंड्स, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं जो बहुत से इनपुट्स एंड एडवाइस दे रहे थे हम लोगों को, टीचर्स को, कि सर ये करना है, आप ये करवा दीजिए, आप वो करवा दीजिए. एंड आई टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो कि जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं आप उसमें से पढ़ो और एग्ज़ाम उसमें से निकल जाएगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो पेपर आएगा वो इतना उन्हीं नोट्स में से आ जाएगा, बिकॉज प्रिलिमिनरी बड़ा टेढ़ा आया था. प्रिलिमिनरी टेढ़ा आया था, लेकिन फिर भी जो तैयारी करेगा उसको एज मिलेगा, जो तैयारी नहीं करेगा. और हमने देखा था कि 25% बच्चों ने ही उसमें परफॉर्म किया और उनका प्रिलिमिनरी क्लियर हुआ. नाउ दिस मेंस वॉज प्रेटी सिंपल, बहुत ही ईजी पेपर था. लंबा लगा है बच्चों को. अगर मैं आपको फीडबैक दूं कि स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं सर पढ़ाए हुए में से आया था, पेपर आसान था. जिन्होंने ईसीपी का या योरपीडीए का मॉड्यूल नहीं लिया था पेपर उनको भी डिफिकल्ट नहीं लगा. नो डाउट उन्होंने अपनी तैयारी की होगी, लेकिन जो ईसीपी या योरपीडीए ने नोट्स बनाए थे पेपर सारा उनमें से आया था, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. पेपर सबको आसान लगा, लेकिन सबका ये पॉइंट था कि सर पेपर लंबा था. अब मैं आपको बताता हूँ लंबा पेपर कब लगता है. पेपर फ्रेंड्स लंबा तब लगता है जब तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती. अदरवाइज अगर सिंपल क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर दो, अगर तुम्हें लिखने की कभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बायोडाइवर्सिटी को जब लिखने लगोगे ना उसको, तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा. लेकिन जिसने राइटिंग प्रैक्टिस कर रखा है बच्चे ने, उसको टाइम नहीं लगेगा. अब जितने भी तुम्हें नोट्स दिए गए थे, और आपको हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट्स के नोट्स दिए गए थे, जितने भी तुम्हें नोट्स दिए गए थे फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, पेपर वहीं से था. और मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कि जो आपको नोट्स योरपीडीए ने प्रोवाइड किए हैं, अगर आपको लगता है पेपर उसमें से नहीं है, विजिट अवर ऑफिस टुमारो एंड डिस्कस विद अस एंड विल प्रूव यू दैट दिस वाज द क्वेश्चन एंड दीज आर द नोट्स जहां से वो आया है. इसलिए हम हर बार बोलते हैं आप मेहनत करो, जिस लाइन्स पे बताया जाता है उस लाइन्स पे मेहनत करो और आपका एग्जाम निकल जाएगा. थोड़ा सा असेसमेंट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं मैं और प्रियंका मैम इसके बारे में. तो ये जैसे पेपर आपका था, 18 क्वेश्चन इसमें से आए थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने थे. और हमें स्ट्रांगली लगता है कि अगर आपने 15 में से 12 क्वेश्चन भी ढंग से किए हैं, वैसे तो अटेम्प्ट आपको सारे करने चाहिए थे, पेपर बहुत आसान था, लेकिन अगर आपने 12 भी ढंग से किए तो आपका ये हिट हो जाएगा, आपका निकल जाएगा. अब पेपर देखो किस तरीके से था. व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन, पैथोजन को डिफाइन कर दो. और वैसे ही नोट्स दिए हुए हैं, आप नोट्स में उठा के देखना, व्हाट इज पैथोजन, क्लियरली लिखा हुआ पैथोजन है क्या, उसके नाम दिए हुए हैं, पैथोजन के फोटो भी दिए हैं वहां पे. आपने उसको बनाना नहीं था, लेकिन उसके नाम भी दे रखे हैं वहां पे. उसके बाद मेजर पैथोजन ग्रुप्स कौन से, कैटेगराइजेशन ऑफ द ग्रुप्स भी दे रखा है. उसके बाद आपको कैसे कंसंट्रेशन ऑफ द पैथोजन इन वेस्ट वाटर, उसका मीनिंग क्या है, सारे के सारा. डिफाइन द मीनिंग ऑफ फीकल ओरल रूट्स इन द ट्रांसमिशन. अब ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, अगर आप देखोगे इसको टुकड़ों में बांटा हुआ है. पैथोजन कितना है, एक दो लाइन में आपने उसको डिफाइन किया. मेजर ग्रुप्स कौन से हैं, एक दो लाइन में उसको लिखा. व्हाट डिटरमिन्स, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया, ये पांचवा पार्ट हो गया. तो ऐसे 10 नंबर के क्वेश्चन को उसने 5-6 टुकड़ों में बांटा है. अगर आपने हर टुकड़े को अच्छे तरीके से आंसर कर दिया है तो 10 में से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है या आपने उस सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा तो शायद वो आपको 6 नंबर दे. यहीं पे डिफरेंस आएगा. तो एक स्टूडेंट जिसने बड़े अच्छे सिस्टमेटिकली तरीके से लिख दिया उसको 8 नंबर आएंगे, दूसरे को 6 नंबर आएंगे. डिस्कस डिफरेंट एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड एट लैंडफिल साइट्स. मेरे ख्याल से प्रियंका मैम इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर भी किया हुआ इन चीज़ों को. जी सर, जैसे हमने बात करी हुई है कि लैंडफिल साइट क्या होती है. अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि डिफरेंट एनवायरमेंटल क्वालिटी मॉनिटरिंग क्या क्या रिक्वायर्ड है. तो हमें पता लग मॉनिटरिंग हम क्यों करेंगे किसी जगह की क्वालिटी की, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी. तो लैंडफिल साइट्स पे क्या प्रॉब्लम है, अगर हमें वो पता है तो हम आराम से इलेबोरेटिव वे में लिख सकते हैं कि भाई इन तरीके से हम क्वालिटी मॉनिटरिंग उस साइट की करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए बेसिक पता होना चाहिए कि लैंडफिल साइट होती है, और वो सारा चीज़ सर सब कुछ डिस्कस की हुई है. नेक्स्ट जैसे आपने इकोसिस्टम इनको पढ़ाया हुआ है. प्रियंका मैम ये इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, फ्रेंड्स इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के नोट्स उठाओ.
आप जो नोट्स में देखोगे ना, अगर आपने उसको हल्का सा ही पढ़ा होगा ना नोट्स को, ये बहुत अच्छे आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन है ना, दोनों 10 में से 8 नंबर ले सकते हैं आप। देखो इकोसिस्टम को डिफाइन कर दो, पहले ही चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। अब इकोसिस्टम को डिफाइन सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, या कुछ प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकती हैं, वैसे भी डिफाइन किया हुआ है आपके नोट्स में। अगर आप देखोगे व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। अब हम आज बैठ के क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं इनका रेफरेंस आंसर भी आपको बना के देंगे कि भाई ये चीज इसके अंदर लिखी जानी चाहिए थी। दो उसके अंदर वो सब कुछ है, लेकिन वो भी मैं आपको दूंगा सो दैट आप उसका कंपैरिजन कर सकें। डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, इसके 3 टुकड़े हैं। डिफाइन कर दिया आपने, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बता दिया आपने, और स्ट्रक्चर बता दिया आपने। 10 नंबर को इस 3 टुकड़ों में अगर आपने बांट दिया तो एग्जाम जो पेपर चेक करने वाला है वो उसको 2 नंबर शायद इसके देगा, डिफाइन ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद वो मेरे ख्याल से 4-4, 3.5, 4-4 नंबर इन दोनों के दे देगा, और अकॉर्डिंगली वो पेपर को डिवाइड करेगा कि इसने लिख दिया 2 नंबर का डिफाइन किया, 2 नंबर दे दिए, उसने ये कर दिए 4 में से 3 नंबर दे दिए, 4 में से 3 नंबर दे दिए, ऐसे वो नंबर मिलते हैं। एक टुकड़ा आपने मिस कर दिया, आपके 4 नंबर स्ट्रेट चले जाएंगे। तो पेपर में मार्क्स ऐसे डिवाइड होते हैं 10 नंबर में से। उसके बाद यार ये बायोडाइवर्सिटी, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, अब पहला चैप्टर ही वहां से स्टार्ट होता है। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत क्लियरली डिफाइन हुआ है, 2 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, ऐसे अगर आपने डिफाइन किया है। अब ये आपका आएगा 4-5 लाइंस, ये आपका एक पैराग्राफ आएगा। थ्रेड्स कितने हैं, थ्रेड्स जो आएंगे आपके पॉइंट वाइज आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर का है, 4 थ्रेड्स दीजिए, 4 नंबर दे देगा वो आपको। ऐसे पेपर में मार्क्स आपके फिक्स होते हैं। उसी तरीके से हजार्डस वेस्ट है, उसको इन्होंने 6 और 4 नंबर 2 टुकड़ों में इसने डाल दिया। आई थिंक इस न्यूमेरिकल के बारे में प्रियंका मैम कुछ बताएंगे। सर ये वाला जो न्यूमेरिकल है, हमने क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को उस टाइम ही बोला था क्वेश्चन बैंक हमने तैयार किया था, ठीक है, पूरा देख के कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी के बेसिस पे आपके लिए वो क्वेश्चन बैंक भी डिज़ाइन किया था, ठीक है, विद सोल्यूशन। आपको वेस्ट मैनेजमेंट सारे एक एक डिज़ाइनिंग के क्वेश्चन जो थे वो सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइडेड थे। तो वेस्ट वाटर का ये न्यूमेरिकल BOD का ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में था। तो अगर आपने अच्छे से वो क्वेश्चन बैंक देखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो 10 मार्क्स आप बहुत आराम से लेके आ सकते थे इस क्वेश्चन में भी। तो ये भी मुझे लगता है कि बच्चों को डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। ओके, इसमें प्रियंका मैम जैसे ये है 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये देखोगे तो ये भी इसके 9 नंबर के टुकड़े तो उसने किए हैं। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है जब वो मार्क्स देने बैठेगा ना मैम, तो ये होगा कि ये नहीं, ये तो आई थिंक टुकड़े नहीं, ये तो डाटा है शायद, दिया हुआ ये डाटा दे रखा है शायद उसने, ठीक है। और क्वेश्चन इसने जो पूछे हुए हैं, उसने एक कोई टर्म पूछा, डिजाइन करने को बोला हुआ, ठीक है। तो इसमें 10 नंबर को डिवाइड किस तरीके से करता है वो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया अगर। अब जैसे जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कि पहले इतना हमें डिस्चार्ज के लिए सारे एक एक स्टेप्स होते हैं। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता है आप डिज़ाइनिंग शुरू से लेके उसकी डिमेंशन कितनी है। जैसे इसमें क्या करना है, टैंक है जो हमें डिज़ाइन करना है, तो टैंक की कितनी डिमेंशन, उसकी लेंथ कितनी, उसकी विड्थ कितनी, उसकी हाइट कितना, हाँ, तो इस डेटा के बेसिस पे वो करना होता है। तो अब डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों के आंसर भी वेरी करेंगे, किसी ने कुछ अगर बीच में एजम्पशन ले रखी होगी। बट डिज़ाइनिंग में क्या होता है ना, स्टेप मार्किंग होती है, उसमें आपको 0 नहीं मिलते हैं। अगर आपने स्टेप्स लिख रखे हैं, भले ही आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं आ रहा, फिर भी थोड़े बहुत मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, डन। ओके, आगे मैम ये इरिगेशन आई थिंक ये करवाया हुआ था ये। हाँ जी, विक्रम सर ने लेसी थ्योरी क्लास में डिस्कस भी करी थी। लेसी थ्योरी आपको जो हमने टेस्ट प्रोवाइड किया था उसमें भी था, लेसी थ्योरी का डिजाइनिंग भी एंड उसका न्यूमेरिकल दोनों आपको समझाया। तो ये भी देखो आपका 10 मार्क्स का है। तो सर ये 10 मार्क्स भी कहीं स्टूडेंट के नहीं जाते दोनों न्यूमेरिकल आ सकते थे प्रियंका मैम, ये दोनों न्यूमेरिकल निकाल सकता था। आगे हाइड्रोलिक जंप, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है हाइड्रोलिक जंप का। आई थिंक वो जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है, एंड एक्सप्रेशन डेप्थ वगैरह बड़ा सिंपल, फ्लाउड्स नंबर अपस्ट्रीम सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे के सारा फ्लूइड मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल, ये भी सिंपल न्यूमेरिकल लग रहा है। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग का बता दूं, लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, बड़े क्लियरली हमने डिफाइन किया था। लीनियर प्रोग्रामिंग में से क्वेश्चन आने वाला है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, मेजर अजम्पशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ लीनियर, पूरे का पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, कंस्ट्रेंट्स एंड वेरिएबल्स डिफाइन करके उसमें इक्वेशन सी बना दी और एक्सप्लेन कर दी कि भाई साहब ये है, तो वो नंबर आपको दे देगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि रिसोर्स आपके लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है वो ये आपको बताती है कि आपने रिसोर्स को यूटिलाइज किस तरीके से करना है, तो कौन सा रिसोर्स कितना यूटिलाइज करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीट हो जाए, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ही लेके जाता है। अजम्पशंस आप क्या करते हैं, ऑब्वियसली लीनियर है यार, सारे वेरिएबल लीनियर अजम करते हो आप, और आप ये मान के चलते हो कि जो
आपकी रिसोर्स है वो अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्स आपका लिमिटेड है, और आपका जो नॉन ज़ीरो आपकी अजम्पशंस है वो आप मान के चलते हो। दो चार अजम्पशंस हैं। और एप्लीकेशन एरियाज़ क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग का जितने भी आपके ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्रीज़ की, वो सारे के सारा एप्लीकेशन एरियाज़ है। मेरे को लगता है जिसको हल्का सा भी नॉलेज होगा ना, वो अगर इसके 4 टुकड़ों को ढंग से हैंडल कर लेगा, 2.5 नंबर का एक टुकड़ा है और आपके 10 नंबर बन जाएंगे। टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, स्टॉप वॉच मेथड, टाइम स्टडी। नोट्स उठा के देख लो यार, नोट्स में से एग्जैक्टली टाइम स्टडी, स्टॉप वॉच वगैरह के ऊपर डिस्कशन हुआ है। इनफैक्ट मैं कल यही एक वीडियो भी बनाऊंगा कि जिसमें ये रहे नोट्स, ये रहा टॉपिक, ये यहीं से एग्जैक्टली टॉपिक उठा के पूछा हुआ है। रेटिंग, स्टैंडर्ड टाइम, फटीग अलाउंस, तीनों आई मीन ऑब्जेक्टिव क्या टाइम स्टडी का 4 नंबर का, और ये दोनों टुकड़े एग्जैक्टली वहीं से आया हुआ है। शायद 2 पेज में सारे का सारा ये एक्सप्लेन हुआ था वहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये हमारा वहाँ पे बना हुआ था। अब ये प्रियंका मैम, आई थिंक यू कैन टॉक अबाउट दिस पावर। हाँ, ये तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था और स्टेट बोर्ड का था। इसमें प्रोविजन द वाटर एक्ट के बारे में पूछा हुआ। वाटर एक्ट, यस, वाटर एक्ट 1974 हमने बड़े डिटेल में वहाँ डिस्कस किया हुआ है। वाटर एक्ट वाला जहाँ पे लेजिस्लेशन थे उस चैप्टर में वाटर एक्ट, एयर एक्ट हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। वाटर एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974, इसके सारे के सारे हमने प्रोविजन डिस्कस किए हुए थे। 10 नंबर में मेरे को लगता है कि अगर तुमने 10 पॉइंट्स भी वहाँ कवर कर दिए तो दैट कैन बी डन। लेजिस्लेशन में से ये टॉपिक आ गया है। ये वाला क्वेश्चन सर, जैसे अभी स्टूडेंट का जो पंचायती राज का एग्जाम हुआ था हरियाणा का ही, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन मेंस में था, 10 मार्क्स का ही था। तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, उनको बता दिया गया था कि किस तरीके से ये करना है, तो ये वहाँ पे मेंस में भी पूछा गया था ये, और ये फिर से यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। वेरी नाइस, ओके। सो आई थिंक अगर जिन्होंने बच्चों ने किया होगा पहले, उनको इसमें हेल्प हो गया होगा। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ही। सेलिएंट एस्पेक्ट्स पूछा हुआ है, एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, पावर, पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इफेक्टिव पब्लिक कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल रोल ये प्ले करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अगर आप ढंग से इसको पढ़ोगे तो आसानी क्वेश्चन था ये आपका। सोलर थर्मल कलेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये मेरे ख्याल से मनीष सर ने आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला चैप्टर है उसमें सोलर के ऊपर ही फोकस किया गया था, और इसको काफ़ी डिटेल में सर ने करवाया होगा। अलग अलग मेंटर इसको आके आपसे डिस्कस भी करेंगे। व्हाट अबाउट दिस हैजर्डस वेस्ट टाइम बॉम्ब न्यूज़ अपीयर इन लीडिंग न्यूज़पेपर। अच्छा, ये एक ना न्यूज़पेपर की कटिंग उसने आपको दे दी, और उसने ये बता दिया कि ये हमारे सारे के सारी चीज़ें हैं, इसमें क्ले है और टेक्नोलॉजी है और लैंडफिल डिस्पोजल है। जस्ट डिस्कस लिटिल बिट अबाउट दिस प्रियंका मैम। क्वेश्चन नंबर 16 सर, एक्चुअली ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें दिया हुआ है कि एक आर्टिकल है दिस, ठीक है। तो बेसिकली एक केस स्टडी है, जैसे हम कभी भी कोई केस स्टडी पढ़ते हैं, हमें बोला जाएगा कि इस पे कमेंट करो। तो इसमें पहला पार्ट में पूछा है कमेंट ऑन द व्यू ऑफ लैंडफिल सपोर्टर एंड ओपोनेंट्स, ठीक है। इस पूरे आर्टिकल में जो सपोर्टर्स और जो ओपोनेंट्स में के बारे में उनके व्यूज़ पे कमेंट करना है, ठीक है। डू यू अग्री या डिसअग्री करोगे। तो एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, क्योंकि आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाओगे एज असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, तो मान लो आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है। अभी तो आपने सब कुछ थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकली उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता है कि क्या आप एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे उनके व्यूज से। तो सर, ये प्योरली स्टूडेंट का क्या माइंड चल रहा है, ये उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, उसकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। मेरे को एक चीज़ स्ट्रांगली लगती है कि यार अगर तुम लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस किया होगा ना चीज़ों को लिखने का, तो वहाँ पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, ये वाला बी पार्ट दे दिया उन्होंने, ये ज़्यादातर राइटिंग से रिलेटेड है। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको किस तरीके से लिखना है, कैसे तुमने कंसीव करना है, राइटिंग प्रैक्टिस जिस बच्चे की होगी वो ये क्वेश्चन निकाल जाएगा। जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं भी होगी, न्यूमेरिकल चाहे वो भी निकाल जाए, लेकिन जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस जाता है, जैसे ये बी वाला पार्ट है या ये वाला क्वेश्चन है, उनके ज़्यादा स्कोर उसमें बनते हैं। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी कंट्रोल एनवायरमेंट क्वालिटी। बिल्कुल सही। डायरेक्ट गवर्नमेंट आपको पता होता है पंचायती राज बॉडीज को बोलते हैं। पंचायती राज में आपके पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, और वो आर्टिकल 243 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और ये आपका थोड़ा सा उसके रिलेटेड आपको बताना चाहिए था कि ये बेसिकली डायरेक्ट गवर्नमेंट होती है और ये लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ग्राम सभा का ही ये काम होता है सारे का सारा। आप लोग पंचायत आजकल वैसे वेब सीरीज देख ही रहे होंगे, उसमें ये तो दिखाते हैं सारा। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज मीन्स डिसीजन टेकन बाय द पीपल एंड टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। दैट इज समथिंग विच इज टू बी सीन।
और जीरो डिस्चार्ज हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन रिगार्ड टू पोल्यूशन इन रिसेंट पास्ट पर्टिकुलर इंडिया वाई इंसिस्टेंस इज नॉट प्रैक्टिकल इन सम ऑफ द इंस्टेंसेज। हाँ, जीरो डिस्चार्ज इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रिसोर्स क्रंच वाला कंट्री है। रिसोर्स क्रंच होता है, कई बार वो लोगों की अवेयरनेस जनरेशन में इशू होता है, कई बार लोगों की एक्सेप्टेंस आप बाई फोर्स नहीं करवा सकते, ऐसे रीज़न होते हैं, कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह के, जिनकी वजह से वो बेसिकली उनको प्रॉफिट नहीं होता, उनको लॉस कोई भी नहीं करना चाहेगा। जहाँ पे आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है या अपना फाइनेंशियल लॉस हो, वहाँ तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करते। ये कुछ रीज़न वहाँ मेंशन किए जा सकते हैं, बट प्रेटी सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे को लग रहा है बड़ा ही, जैसे अगर आप देखो ना, जनरिक से क्वेश्चन हैं ये जो पूछे हुए हैं। आपका राइटिंग प्रैक्टिस अगर अच्छी होती दोस्तों तो आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो इसमें। हाँ जी सर, इसमें मैं जैसे 18th क्वेश्चन है। अब बच्चों को हमने, अब इसलिए हम बोलते हैं कि भाई नोट से डायरेक्ट मत रटो, क्योंकि जिसने नोट्स रटा होगा उसने बोला मैम ये मेथड्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के कई डिवाइसेस होते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा है, ये सिचुएशन दे दी कि जो मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट होते हैं वहाँ से जो पोल्यूशन कॉज होता है उसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करोगे। तो इसके लिए अब इंस्ट्रूमेंट्स आपने रट लिए हैं, ठीक है। अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है आपको पता होना चाहिए ना, कि कौन सा है, कहाँ से मोटर व्हीकल्स हैं तो कौन सा पोल्यूशन वो कॉज करते हैं वहाँ पे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे पार्टिकल्स को ट्रीट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नॉइज और डस्ट कंडीशन है जैसे विलेज के अराउंड, तो क्या करोगे। पल्प मिल है, उनके जो एफ्लुएंस है उसको आप कैसे टैकल करोगे। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बच्चा सोचता है कि हमें बस नोट्स पकड़ा दो, हम वो डायरेक्ट रट के चले जाएंगे, पर चीज़ें वैसे नहीं होती हैं। आपको अब इससे ये आइडिया लग रहा है सर कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर आप सोचो कि भाई रट लें, हमें बस पका पकाया दे दो, स्पून फीडिंग कर दो, तो वैसे एग्जाम नहीं निकलता। आपको बियॉन्ड सोचना पड़ता है। ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। अब देखो, ये पेपर था, इसका थोड़ा ऑब्वियसली क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस आंसर आपको दे के एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे। मेरे को लगता है किसका क्लियर होगा मैं बताता हूँ। जिसने 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, नंबर 1 काले किए होंगे पेज। मेरे टीचर बोला करते थे पेज काले करोगे तो नंबर मिलेंगे, काले नहीं करोगे नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों, जिनमें से 10 पे तो आपको ऐसा लगे ऐसा बहुत अच्छा किया है, और बाकी 5 में चाहे उतना अच्छा नहीं भी, लेकिन 10 अच्छे किए हों, और बाकी आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज लिखे हों आपने। पेपर चेकर को ऐसा ना लगे कि आपने कट कर दिया है या ढंग से नहीं लिखा है, शैबी लिखा हुआ है, आपने हैंड राइटिंग गंदी है आपकी, डायग्राम जहाँ बना सकते थे वहाँ नहीं बनाया, तो अगर उसको ऐसा लगेगा नंबर काट लेगा। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, अगर किसी क्वेश्चन में 4 सब हेडिंग्स हैं, सब पार्ट हैं, तो आपने चारों को बड़े अच्छे तरीके से लिखा है जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका पक्का इंटरव्यू कॉल आएगा एंड आप इस एग्जाम में आगे निकल जाओगे। एंड नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ टू बी चीयर्ड अबाउट कि हाँ पेपर ऐसा आता है। और जिनको लगता है कि फ्रेंड्स पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है बहुत ज़्यादा, डोंट गेट डिमोरलाइज्ड, क्योंकि बहुत कम कंपटीशन था इस पेपर में। हम शुरू से बोल रहे थे इस पेपर में कंपटीशन नहीं है, वो आपने प्री में भी देखा है। और अगर तुम्हें लगता है पेपर बहुत ही गंदा हो गया है, तब भी बी होपफुल, तुम इसको निकाल सकते हो। और उसी होप में आप अपने आगे जो है प्रिपरेशन करते रहें। और बहुत सी और जॉब्स पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड आने वाली हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएंगी, तो आप उनको प्रिपरेशन करते रहें। एनीथिंग प्रियंका फ्रॉम योर साइड? बस सर, मैं तो उन्हीं सभी स्टूडेंट्स को जिनको लग रहा है, उम्मीद है कि हम इतना अटेम्प्ट करके आ गए हैं, जैसे अभी आपने बताया कि अगर आप इतने क्वेश्चंस करके आ गए हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको होपफुल रहना चाहिए कि इंटरव्यू, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि कंपटीशन थोड़ा कम है। और इस एग्ज़ाम से ये भी पता लगता है, क्योंकि अभी आगे अब हरियाणा की और भी पोस्ट हैं सर, जैसे अभी इरीगेशन डिपार्टमेंट में आई है, तो हरियाणा में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सोचो कि बस आपको स्पून फीडिंग हो जाए, बस ये चीज़ें रट आके आप चले जाओ, वैसे काम नहीं चलना पड़ेगा। आपको अलग तरीके से भी सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से एग्जाम लिखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल हो जाए या फिर आपका जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं सर। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अच्छे से मेहनत करें। वंडरफुल। सो एंड फ्रेंड्स, हरियाणा में ना इलेक्शन आने वाले हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। उस टाइम पे ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स ज़्यादा सीट्स डिक्लेयर करती हैं, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपके और एग्ज़ाम्स और पोस्ट आएंगी, आप तैयारी करते रहो। और इस एग्ज़ाम से जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा कि ओ यार मैं कर सकता था, मैंने तैयारी नहीं की, ये ना एक्सपीरियंस आके ही बच्चे सीखते हैं। हम लोगों ने भी यही मिस्टेक्स किए हैं जो आप कर रहे हैं, हम लोग भी वही सीख के आगे निकले हैं। तो आप इन चीज़ों से लर्न करो एंड देन गिव योर बेस्ट इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। और अगर रिटन आपका क्लियर होता है तो गिव योर 100% फॉर इंटरव्यू एंड यू विल श्योरली गेट दिस वंडरफुल जॉब। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, चीयर नाउ, थैंक यू।